Hello students, very good morning to all. This is Himanshu Tiwari, and students, today we are going to start our section number 2, geography. Today we are going to start section number 2, geography, and the first chapter in geography is not in your syllabus, so we are going to start chapter number 2 in geography, and the name of this chapter is Inside Our Earth, Rocks and Minerals. Student, in this chapter we are going to discuss about inside our earth, rocks and minerals. स्टूडेंट्स, आज हम आपका ज्योग्राफी का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं आपकी बुक का. ठीक है, आपकी जो बुक है उसका ज्योग्राफी का पार्ट आज से स्टार्ट होगा, क्योंकि हिस्ट्री का आपका हाफ ईयरली सिलेबस जो था वो फिनिश हो गया है. ठीक, जो आपका यहाँ से टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है. हैव यू एवर डग अ होल इन योर बैकयार्ड? क्या आपने कभी अपने घर के पीछे जो जगह है, बैकयार्ड है, जो आपका बगीचा वगैरह है, वहाँ पे कभी आपने एक गड्ढा किया है? हाउ डीप कुड यू डिग? आप कितने गहराई तक उसे डिग कर सकते हो, खोद सकते हो? 1 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर का गड्ढा आप खोद सकते हो, या 2 मीटर का, या हो सकता है और परहैप्स या शायद 3 मीटर का. ठीक है, मतलब इसमें आप निश्चित रूप से बता सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मीटर का हो सकते हो अगर आप बहुत मेहनत करो तब. ये जो डीपेस्ट माइंस होती हैं आपके जो अर्थ में, माइंस जो खाने होती हैं, जैसे कोयले की खान होती है, माइन वगैरह होती है, तो जो इतनी गहरी खाने होती हैं अर्थ में, वो भी लगभग कितने किलोमीटर डीप होती हैं? 3.9 किलोमीटर डीप होती हैं, इतनी गहरी होती हैं. सम जियोलॉजिस्ट, कुछ जो जियोलॉजिस्ट बेटा उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी की खुदाई वगैरह करते हैं. ठीक है, उसके पृथ्वी के नीचे से जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट. उन्होंने भी अर्थ को लगभग केवल उसकी सरफेस से, उसकी सतह से 11 किलोमीटर गहराई तक ही खोदा था. हाउएवर दिस इज़ जस्ट स्क्रैचिंग ऑन द अर्थ सरफेस. लेकिन ये तो केवल ये खुदाई जो थी, इतनी खुदाई जो है वो तो केवल पृथ्वी के ऊपर स्क्रैच करने के बराबर है. द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर. जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 6400 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से सेंटर तक की है, गहरी है. लेट अस लर्न, चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं, एंड अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर. और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा जो है, जो इंटीरियर है, वो किस तरीके का है. आवर अर्थ इज़ डायनमिक, हमारी पृथ्वी जो है वो गतिशील है, डायनमिक है. डायनमिक मतलब जो होता है वो लगातार मोशन जो करती रहती है. तो हमारी पृथ्वी क्या करती है? लगातार मोशन करती रहती है कि नहीं करती रहती है? इट इज़ ऑलवेज ऑन द मूव. इसका मतलब है कि वो हमेशा मूव करती रहती है, गति करती रहती है. फिर आपने ये रोटेटिंग मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, रोटेशन, रेवोल्यूशन. एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, और ये लगातार बदलती रहती है. इंटरनली भी जो इसका आंतरिक रूप है, यानी जो अंदर से है पृथ्वी के, वो भी बदलता रहता है, और बाहर रूप से भी ये चेंज होती रहती है. टू नो हाउ चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वी नीड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब अगर हम जानना चाहते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव होते हैं पृथ्वी की सतह पे, वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ना होगा, यानी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना होगा. अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डन बाय जियोलॉजिस्ट. अब मैंने अभी बताया था ना, जियोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, पृथ्वी के नीचे से जो खुदाई वगैरह की जाती है और उसमें जो अर्थ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक, तो अब जियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में डिटेल स्टडी की इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, और हमें बताया. देखिए क्या बताया. अब इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आपको बता रहे हैं. देयर आर मल्टीपल सेक्शंस और लेयर्स ऑफ द अर्थ. देखिए हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, इसमें देखिए आपको कई लेयर दिखाई दे रही हैं, कई दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं.
Their classification is based on their composition according to which the earth has 3 layers namely। देखिए इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनको जो बांटा गया है वो इनके कॉम्पोजिशन के आधार पे, मतलब ये लेयर्स किन किन चीज़ों से बनी हैं उनके आधार पे बांटा गया है। और इसमें इसके आधार पे पृथ्वी को 3 लेयर्स में 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की। पहली वाली जो लेयर होती है वो क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, बट लिथोस्फेयर भी जिसे कहते हैं, ये जो लैंड जिस पे हम रहते हैं वही तो पहली लेयर हुई, आपका क्रस्ट हो गई। दूसरी उसके बाद वाली लेयर जो आपके बीच में है वो मेंटल है, और तीसरी जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम कोर कहते हैं। जियोलॉजिस्ट नेम दीज लेयर्स एज द लिथोस्फेयर। जियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इन लेयर्स को नाम जो दिया वो लिथोस्फेयर, यानी क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं वो लिथोस्फेयर हो गया। मेंटल उसको नाम दिया पायरोस्फेयर, और जो आपका कोर होता है जो सबसे अंदरूनी भाग होता है आपके अर्थ का वो आपका बैरिस्फेयर। These layers have different constituent minerals, density and other features। ये जो layers थी, ये जो आपकी जितने भी परतें हैं इनमें क्या हुआ, ये अलग अलग आपके मिनरल से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, इन लेयर्स का अलग अलग मिनरल से बनी, इनकी डेंसिटी भी अलग अलग थी। ठीक, और इनके फीचर्स और भी दूसरे थे, मतलब इनकी जो विशेषताएं थी वो जो इनके लक्षण थे यानी इनके जो फीचर्स थे वो भी अलग अलग थे। सबसे पहले आता है क्रस्ट। द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो आपका क्रस्ट है यानी जो सबसे ऊपरी वाली लेयर, सबसे पहली लेयर ही तो क्रस्ट है आपकी, वो सबसे बाहरी लेयर होती है और सबसे पतली लेयर होती है पृथ्वी की। It is usually 35 to 80 किलोमीटर एंड समटाइम्स 100 किलोमीटर थिक। ये अधिकतर 35 से 80 किलोमीटर तक की और कभी कभी 100 किलोमीटर तक की थिक होती है। ठीक है, मोटी होती है, और बाकी तो ये सबसे पतली लेयर कही जाती है, थिनेस्ट लेयर है। ठीक है आपकी, तो इसकी जो थिकनेस है ये कहाँ से कहाँ तक आपका है, ये आपका 35 से 80 किलोमीटर तक, और कभी कभी ये 100 किलोमीटर तक की फैली हुई है। द पार्ट इज़ नोन एज द लिथोस्फेयर। और ये पार्ट क्या कहलाता है, जो क्रस्ट का पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। द क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। अब जो क्रस्ट है वो भी फर्दर डिवाइडेड किस में है, 2 लेयर्स में। आपको ये देखिए इंटीरियर ऑफ द दिखाई दे रहा है, इसमें ये लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर में भी आपका ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है। ठीक, ये क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका होता है कॉन्टिनेंटल और दूसरा होता है ओशियनिक। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको बता रहे हैं, द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट इज़ द ओशियनिक क्रस्ट। अब आपका जो क्रस्ट का जो लोअर लेयर है, ठीक है, ठीक, वो आपका ओशियनिक क्रस्ट है। ये ओशियनिक क्रस्ट जो होता है ये आपका केवल 5 से 10 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। ठीक, और जो रॉक्स होती हैं ओशियनिक क्रस्ट की, उसमें ये जो इसकी मतलब जो चट्टानें होती हैं इस क्रस्ट में। अब आपका देखिए ओशियन में बच्चों आप तो कहोगे पानी होता है, लेकिन आप अगर आप लोग कभी नदी वगैरह में गए हो तो देखो उसके नीचे लैंड भी होता है, कहीं ना कहीं तो आप ठहरोगे ना ओशियन में। तो आपका जो इसकी आपकी जो गहराई होती है वो तो केवल 5 ही किलोमीटर तक की होती है, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जो रॉक्स होती है ओशियनिक क्रस्ट की, उसमें क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इस ओशियनिक क्रस्ट में, सिलिकॉन को हम SI से दिखाते हैं बेटा, और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। देयरफॉर द ओशियनिक क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीमा के नाम से भी जानते हैं। ये जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, या वाली आपकी जो क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट, इसको हम सीमा भी कहते हैं। इट इज़ more or less a continuous layer and forms both the ocean floors and the base of the continents। ये क्या होता है कि ये आपकी कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे लेस, कॉन्टीन्यूस मतलब होता है लगातार। ऐसी सतह होती है जो लगातार कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम फैली हुई है, और ये क्या बनाती है, ओशियन फ्लोर्स, यानी जो आपके समुद्र के तल होते हैं, ठीक है, उनको बनाती है। एंड द बेस ऑफ द कंटिनेंट्स, और कंटिनेंट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, आपने ओशन माने तो महासागर होता है ना स्टूडेंट्स, और कंटिनेंट्स आप जानते ही होंगे, जैसे एशिया कंटिनेंट हो गया, अफ्रीका कंटिनेंट हो गया। ठीक, इनका बेस बनाती है, इनका आधार बनाती है। अब नेक्स्ट है दूसरा
ये तो मैंने आपको जो लोअर लेयर थी उसके बारे में बताया, ओशियनिक क्रस्ट। अब क्रस्ट का ही दूसरा पार्ट, जो अपर लेयर होती है क्रस्ट की, उसे हम कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, ठीक। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। इसमें ज़्यादातर मेनली कौन सी रॉक्स होती हैं, कौन सी चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट रॉक, जो हल्के कलर की होती हैं और जिनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब इनका जो भार होता है वो भी बहुत कम होता है, हल्के कलर की होती हैं, ठीक। पर वॉल्यूम के हिसाब से इनका मास भी लेस होता है। द ग्रेनाइट रॉक्स आर मोर एसिडिक। जो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं। एसिडिक मतलब आपका इनका जो नेचर होता है वो एसिड बिहेवियर रखता है। द अपर क्रस्ट इज़ रिच इन सिलिकॉन। जो ऊपर की क्रस्ट होती है आपके कंटिनेंटल क्रस्ट की, वो जो होती है वो सिलिकॉन और एल्यूमिना में रिच होती है। मतलब इसमें क्या हो पाया जाता है अपर क्रस्ट में, सिलिकॉन और एल्यूमिना। फॉर दिस रीज़न, यही कारण है जो अपर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसको हम सियाल कहते हैं। देखिए ओशियनिक क्रस्ट को क्या कहा जाता है, सीमा। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। और ऐसे ही जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है यानी जो अपर क्रस्ट होती है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहा जाता है और सियाल भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। देखिए ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस है, हर जगह एक जैसी समतल तो नहीं है, एक जैसी तो है नहीं हर जगह आपका कंटिनेंट वाली, इसीलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब कहीं ऊपर नीचे, कहीं ऊपर खाबड़, मतलब ये एक तरह की नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार नहीं है, ठीक है। कहीं पे स्टार्ट है फिर कहीं पे रुक गई है, ठीक, लगातार ना होते हुए, इसीलिए कंटिनेंट्स को बनाती है। एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है जो कंटिनेंट्स को बनाती है। देखिए ये आपका कॉन्टिनेंटल और ये आपका कॉन्टिनेंटल है जो कि आपका 35 से 70 किलोमीटर तक फैला है, और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेंटल। मेंटल आपका जो बीच वाला पार्ट है। देखो ये देखो, सबसे ऊपर आपका क्रस्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या है, मेंटल है आपका, फिर सबसे नीचे क्या है आपका, ये कोर है, ठीक। तो क्रस्ट में तो आपका ओशन और कंटिनेंट्स वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं भाई, जिस पे हम रहते हैं। मेंटल के बारे में देखिए क्या है आपका, जो मेंटल है ये हिस्ट्री रिवील्स को भी स्टूडेंट्स हम रोक रहे हैं, पहले इसके बारे में बता रहे हैं। द मेंटल इज़ द लेयर बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट। मेंटल आपके वो लेयर होती है जो कोर और क्रस्ट के बीच में पड़ती है। कोर सबसे लास्ट वाला और क्रस्ट जो सबसे पहली वाली लेयर है, उनके बीच का जो पार्ट है वो मेंटल कहलाता है। इट इज़ अबाउट 29 किलोमीटर थिक। और ये कितना थिक है, लगभग इसकी जो मोटाई है आपके जो थिकनेस है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर तक की। रॉक्स इन दिस लेयर आर कंपेरेटिवली लेस डेंस देन दोज इन द कोर। इसकी जो चट्टानें होती हैं वो लेस डेंस होती है, मतलब उतनी गाढ़ी नहीं होती, उतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती जितना कि कोर में होती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर रेंज इज़ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 2200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक की होता है, ठीक है। इनर पार्ट होता है मेंटल का, हाउएवर मोर डेंस और रिजिड। हालांकि जो मेंटल का अंदरूनी हिस्सा है वो ज़्यादा गाढ़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड माने कठोर होता है। अपर मेंटल इज कॉल्ड द एथेनोस्फेयर। जो ऊपर वाला मेंटल होता है, जो अपर मेंटल होता है, उसे, अब मेंटल के भी दो पार्ट हैं, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, ठीक। तो अपर मेंटल जो होता है उसे एथेनोस्फेयर कहते हैं। डेट स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट 100 टू 250 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। जो आपका फैला हुआ है कहाँ से, 100 से लेकर 250 किलोमीटर पृथ्वी की सतह के नीचे तक के फैला हुआ है, ठीक। द एथनोस्फेयर इज़ अ विस्कस पार्शियली मेल्टेड पोर्शन इन मैग्मा फॉर्म। जो एथनोस्फेयर है उसमें आपका बिल्कुल तो इसमें थोड़ा हिस्सा जो है वो आपका मेल्टेड होता है, पिघला हुआ होता है मैग्मा के फॉर्म में। मैग्मा आपका लावा कह रहे हैं बच्चों, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो मोल्टन मैग्मा निकलता है, जो एक तरल पदार्थ निकलता है उसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। गर्म आग के जैसा जो निकलता है, ठीक है, पिघला हुआ, वो आपका एथेनोस्फेयर जो होता है वही आपका बता रहे पिघला हुआ हिस्सा होता है, लेकिन पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं। दिस मैग्मा in the atmosphere induces convection current which causes the स्टूडेंट देखिए मैग्मा फॉर्म तक अभी इसमें रखिए इस वीडियो में, क्योंकि आपका ये वीडियो फिर अभी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट मैं कर रहा हूँ, अभी आपका ये बता रहा हूँ कि
आपका ये जो होता है ये पार्शियली मेल्टेड विस्कस फॉर्म गाढ़ा होता है थोड़ा सा, और ये इसमें मैग्मा पाया जाता है, जैसे आपका ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा निकलता है, वो चीज़।